नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जहां हम देख रहे हैं नाउन की सीरीज को, तो नाउन की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन एंड केस को। ये केस वो केस नहीं है जिसकी हम कोर्ट में जिक्र करते हैं दोस्तों, ये वो केस है जिसका जिक्र हम वॉइस, नरेशन, क्लॉजेस, फ्रेजेस या खुद अपने आप में एक इसका अलग स्थान लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन एंड दी केस। सबसे पहले एक टर्म हमारा देखने को मिलता है केस आखिर होता क्या है। तो हम बताओ आपको केस क्या होता है, क्योंकि ये जो टर्म केस हम लोग पढ़ते हैं ये नाउन की सीरीज में ये टॉपिक ये नाउन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक हमारे फेमस ग्रामरियन है, ग्रामर में जाने माने एक पोजीशन रखने वाले एक इमिनेंट पोजीशन है जिनका नाम है निस्फील्ड। निस्फील्ड का आपने नाम जरूर सुना होगा। ये एक ग्रामरियन है, उन्होंने जो है इस केस टर्म को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, इसलिए मैं उनकी हुबहू डेफिनेशन को मैंने कॉपी कर डाला है। फिर मैं खुद से आपको कन्विंस करूंगा ये केस होता क्या है। तो किसी नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन होता है, एक नाउन का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, यह रिलेशन जिसके द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है, यही रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाला टर्म जो है केस कहलाता है। यानी केस में हम ये जानते हैं कि किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है, किस तरह लिंकेज है। जैसे हमारे पास सपोज ये चौक है एक में, ठीक है, सबका नाम कॉमन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चौक का हमसे क्या लिंक है, इसका रिलेशनशिप जो बनाएगा हम इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं केस को। जैसे हम एग्जांपल सकते हैं, दिस इज, ठीक है, दिस इज माई बुक, ठीक है। एक दिस है, एक दूसरा हमारा बुक है। एक बुक हमारा नाउन है, इस नाउन का दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है, क्या रिश्ता है, और जो रिश्ता है उस रिश्ता को कौन निभाने का काम कर रहा है। अब हमने नाउन है, यहां पर फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन भी हो सकता है दोस्तों, प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोनाउन होता क्या, नाउन की तरह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, ठीक है। नाउन की रिपीटेशंस को रोकने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वही प्रोनाउन है। तो कहीं ना कहीं यदि हम नाउन कह रहे हैं तो प्रोनाउन ये नन है हमारा। यानी दिस इज माई बुक, यानी ये जो हमारा दिस है और ये बुक है, ये दोनों को लिंक करने का काम कौन कर रहा है, माई। माई हमारा केस है। अब सवाल है सर ये कैसा केस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज योर बुक या माई बुक इज ऑन द टेबल। अब मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जहां पर दो नाउन है। एक नाउन है हमारा बुक, एक दूसरा नाउन है टेबल। इस बुक का इस टेबल से कोई ना कोई रिश्ता है, ठीक है, दो नाउन है। लेकिन ये बुक जो है उस टेबल पर है, ये बात तो है कंफर्म, लेकिन किसकी बुक टेबल पर है। यानी इस बुक को कहीं ना कहीं इस टेबल से लिंक कराने में कि ये बुक का भाई पोजीशन किसका है, इस पर अधिकार किसका है, ये बुक किससे लिंक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा माई का भी क्या है, हक है। ये हमारा प्रोनाउंस होगा। हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, वह रिलेशनशिप जहां पर एक नाउन जो होता है दूसरे वर्ड के साथ स्टैंड करता है,
और ये रिलेशन ही केस कहलाता है। यह रिलेशन जो हुआ यही हमारा केस है। हम सिंपल शब्दों में कहें कि किसी नाउन का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जिसके माध्यम से वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, वह एस्टैब्लिश कराने में जिसकी मदद होता है, हेल्पफुल होता है, दैट इज केस। ठीक है। और डिफिनेशन, द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय व्हिच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड। ठीक है। द चेंज ऑफ द फॉर्म, रूप फॉर्म में वह परिवर्तन जिसके द्वारा यह रिलेशन को क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना। तो वह भी कहीं ना कहीं किस चीज को डिनोट करेगा, केस को हम लोग बेटर ढंग से समझने के लिए इसको हम लोग 3 भाग में क्लासिफाई करेंगे। कुछ लोग आपको 4 बताएंगे, एक वोकेटिव केस बताएंगे, हम आपको बताते हैं वो क्या होता है डिटेल में आपको। ठीक है। हम लोग लॉजिक जो हमें समझ में आना है वही टर्म समझना था कि द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। वह रिश्ता जिसमें जो नाउन है किसी दूसरे नाउन के साथ स्टैंड होता है, खड़ा होता है, लिंक होता है, वह रिश्ता दिलाने वाला काम हमारा केस ही करता है। ठीक है ना। तो केस को हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं। तीनों का अपना अपना योगदान है। एक केस को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो कभी सब्जेक्ट में कोई काम करेगा तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो काम करेगा उसको कहीं दूसरे से लिंक होगा। जैसे हम कहते हैं आई टीच यू। ठीक है, टीच यू। यहां पर भी केस तो है ही, एक प्रोनाउन यू है, एक प्रोनाउन आई है। तो ये जो है आई, ये केस ही तो जो है तुमको कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से लिंक कर रहा कि ये जो तुम हो उसको पढ़ाने का काम कौन करता है, आई। तो ये जो आई है ये भी हमारा केस ही है। एक एक्टिविटी के द्वारा लिंक हो रहा है, वो एक्टिविटी हुआ आई टीच। आई टीच, तो आई टीच, तो कहीं ना आई टीच जो है, तो आई टीच हूं, कोई तो होगा, कोई तो होगा, मैं पढ़ाता हूं। हाँ, तो इंग्लिश नाउन नहीं है, इंग्लिश नाउन है ना। तो द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। मैं इंग्लिश को पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एक टर्म पढ़ाता हूं। ठीक है ना। तो ये केस जो है हमारा, ये 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का काम क्या होता है, देखिए इसको हम समझो, है केस ही, ये भी सेंटेंस में। ये नॉमिनेटिव केस जो होता है इसका हम लोग सिंपल जानते हैं कि यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो होगा, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली डूअर। अरे डूअर ही सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी परफॉर्मर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और नहीं तो स्टैंडर्ड पैटर्न में बात करेंगे तो जो व्हाट और हु का जवाब है, व्हाट और हु का जवाब देगा दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव केस में हमारे जितने भी प्रोनाउंस देखने को मिले वो सब हमारा क्या है, सब्जेक्ट पे काम करेगा। और केस में बात करेंगे तो ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस ही होगा। दूसरा एक केस ऐसा होता है जो आपकी पोजीशन दिखाएगा, किसी नाउन पर किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या अधिकार है, से क्या रिलेशन है। हम कहते हैं दिस इज माय पेन, तो इस पेन पर मेरा अधिकार है, इस मेरा अधिकार को, इस पेन पर मेरा जो अधिकार है, एक पेन एक मैं हूं, इसको एस्टैब्लिश करने का काम कौन कर रहा है, माय। नहीं तो दिस अलग था, पेन अलग था, दोनों में कोई लिंकेज नहीं है। दिस अलग है, पेन अलग है, लेकिन हमने माय कर दिया तो यह पता चल रहा है यह पेन पर हक मेरा है। तो ऐसा केस होता है जिसका इस्तेमाल पोजीशन दिखाने। पोजीशन में समझो दोस्तों अधिकार, इसे कहते हैं आई हैव पेन, I have a pen, I have a car, I have my own villa, ठीक है, I have my own status, ठीक है। तो ये पोजीशन दिखाने वाला, तो इससे जो हमारा केस बना इसको कहते हैं पॉजेसिव केस।
और एक ऐसा भी केस होता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, इसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो उसका नाम से स्पष्ट होगा, किस फॉर्म में इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये भी केस था, ये नॉमिनेटिव केस था, ये भी हमारा केस था, कौन सा केस था, ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये नॉमिनेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में। तो ये बात हम लोग समझ गए कि नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट के लिए एक्शन के परफॉर्मर, ऑब्जेक्टिव केस एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव एज ए सब्जेक्ट। यानी इतना काम है। यानी नॉमिनेटिव केस का क्या फंक्शन है, तो किसी भी सेंटेंस में वर्क करना, परफॉर्मर का। जैसे अब कोई फंक्शन हुआ तो तुम्हारा क्या है भाई तुम हट्टा कट्टा है, तुम मिठाई वाला रूम में स्टोरेज रहेगा, अब विराम रहेगा तो बेचारा खाने पर ध्यान देगा, वो दूसरों को क्या देगा, बेचारा खाते ही रहेगा। नहीं, जो गेस्ट आएंगे उन्हीं को देना है। सिस्टम आगे पीछे हो सकता है, घट बढ़ सकता है। तो यहाँ पर एक मजबूत आदमी को, अब मजबूत से ज्यादा विश्वसनीय आदमी को, अब ऐसा नहीं कि हम वैसा व्यक्ति को रख दिया बेचारा अपने घर को आधा डब्बा पहुंचा दिया तो पता चला कि शॉर्टेज हो गए, गेस्ट ऐसे ही चले गए, ठीक है ना। तो वहां पर ये चीज हमें जरूरत पड़ती है। तो पॉजेसिव केस को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक केस हम लोग कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और दूसरे केस को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। बहुत आसान है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रोनाउन है, कैसे जानेंगे कि कौन हमारा एडजेक्टिव है, अब इसकी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आप समझो। हम लोगों ने डिस्कस किया है आपको पर्सन। तो सबसे पहले पर्सन कौन कौन से होते हैं ये बताओ। पहले पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो आई है, तो आई का इस्तेमाल हमारा जो फर्स्ट पर्सन है किस रूप में आई होता है आपको पता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तो उसका क्लासिफिकेशन चला गया। ये बताओ कि आई का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाला केस का क्या नाम है, नॉमिनेटिव केस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी हमको ये बात पता चल गया है कि जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है वह केस कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। यानी हम बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का काम करेगा वह सब्जेक्ट की काम करने वाला केस नॉमिनेटिव केस होगा। डिफिनीशन पूछता है नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सिंपल हम आंसर करेंगे वह केस जिसका इस्तेमाल हम किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट करते हैं, तो यही होता है हमारा नॉमिनेटिव। ये बात याद रखना है। तो अब इसका प्रोनाउन हमारा क्या होता है, माई, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। अब हमें पता है मी एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, ये जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो व्हाट और हुम का जवाब देता है। व्हाट का जवाब देगा समथिंग कंडीशन में, और हुम का जवाब देता है दोस्तों किस कंडीशन में, समबडी कंडीशन में। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह से यहां से क्लियर हो जाता है कि हम समबडी के लिए हुम और समथिंग के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यानी ऑब्जेक्टिव केस आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ए सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट, और द केस व्हिच इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड ऑब्जेक्टिव केस। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपका। बढ़ते हैं आगे। अब हमें ध्यान देना है माइंड और माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है। देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, माय बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। इसको मैं केस बता रहा था। अब जिस पोजीशन के बाद, यानी जिस पॉजिटिव केस के बाद हम नाउन इस्तेमाल करते हैं उस पॉजिटिव केस का नाम है पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव वाला के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन। यानी माई लिखे तो माई के बाद नाउन होगा। देखो माई के बाद नाउन है,
और एक ऐसा केस होता है जिसका इस्तेमाल हम पोजेशन के लिए ही करते हैं, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं होता है, उस केस का नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या लिख दिया? नो नाउन। क्या मैंने मेंशन किया है? नो। नंबर नहीं समझेंगे, नो आप समझिए, नो नाउन। ठीक है ना? यानी पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी माई के बाद यदि हम कहते हैं माई बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है ना, और माई बुक इज ऑन द टेबल, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये चीज हमें समझना है। रीजन, क्योंकि माइन के बाद कह रहा कि ये नाउन नहीं होता है और हमने क्या इस्तेमाल कर दिया है? नाउन। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, ये नहीं चलेगा सेंटेंस। माई बुक, माई के बाद यदि हमारा, लेकिन यही करते हैं, आवर इज अ न्यू बुक। अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप इस्तेमाल किए आवर। आवर सब दिखाइए नहीं दे रहा, देखिए दिखाई। सेकेंड जो है हमारा प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अब देखो कि आवर कौन सा कॉलम में है? एडजेक्टिव। क्या होना कंपलसरी है? हमने क्या नहीं मेंशन किया? नाउन। तो हो गया प्रॉब्लम। तो आप भी सब साहेब ये गलत है। अब या तो हमें क्या करना होगा कि इस पॉजेसिव एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? प्रोनाउन में। क्या कर दीजिए? पॉजेसिव प्रोनाउन में। हेलो, चलिए दोस्तों, तो ये जो हमारा हो गया आपका आवर को गलत हुआ, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा आवर्स। आवर्स इज ए न्यू। हम लोगों का एक ऐसा बुक है नया है। अब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट। लेकिन जब आवर कहते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें आवर में सेंटेंस सही करना है, तो इस बुक को उठा करके लाइएगा। क्या हो जाएगा? आवर बुक इज न्यू। ये है फ्रेंड हमारा एडजेक्टिव और प्रोनाउन की कहानी। अस के एग्जांपल हम ले सकते हैं। अस को कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? दे टीच अस वेरी वेल। सारे लोग शिक्षक हमारे बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं। तो वेल हम अस जो है हमारा किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। हम लोग कैसे जाने कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हुआ? क्योंकि अभी अभी हमने जवाब बताया है, जो वाट और हुम का जवाब थे। अब क्वेश्चन पूछ कर देखिए आप, whom do they teach well? भाई वे लोग किनको अच्छे से पढ़ाते हैं? whom do they teach well? ये आपको आंसर मिलेगा they teach us। ऑब्जेक्ट को, यानी कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्जेक्ट को पूछे हैं और ऑब्जेक्ट को पूछा गया तो नन है कि ऑब्जेक्टिव किस में होगा। यदि दे टीच वी कर देते हैं ये सेंटेंस में तो हमारा गलत हो जाएगा। यदि दे टीच अस आवर आवर्स, ठीक है, इन दोनों में कौन सा सही होगा बताओ हमें? डेफिनेटली अस होगा। आवर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताया गया है आवर के बाद नाउन होना चाहिए। ठीक है, आवर्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पोजीशन है, इसका ये जो सेंस है मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत है, यानी असही हमारा सेंटेंस सही होगा। तो ये हमारा कंडीशन है। सेकंड पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स? यू। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। क्या होता है हमारा? योर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को। सर ये हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं
कि ये यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, यू हमारा सॉरी ये तो ऑब्जेक्टिव है और यू हमारा नॉमिनेटिव है। मींस नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही है। तो देखो दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल होगा यू तो हमको समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट किस कब आता है, आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। एक एग्जांपल में आप हमें बताइएगा कि क्या राइट है, वेदर नॉमिनेटिव है या ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल, दे बीट यू, ठीक है। यू अब बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है ना। दे बीट यू, वे लोग तुम्हें पीटते हैं, यानी कि यू हमारा क्या हो गया। अब देखो कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है बीट में, ये तो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के रूप में। यू बीट देम जस्ट, अब एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, खुद। यहां पर एक्शन का रिजल्ट इस पर आ रहा था डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट का सेकंड में पैटर्न बताओ कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। तो दोस्तों आप ये भी जानो कि ऑब्जेक्ट कहते हैं वह उस वर्ड को सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के एक्शन से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। क्या होता है, डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। यानी कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और एक्शन परफॉर्म करने से जो डायरेक्टली प्रभावित होता है दोस्तों, उसी वर्ड को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। कांसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा समझ में आया कि वे लोग पीटते हैं, तो वे लोग पीटते हैं तो कौन प्रभावित हो रहा है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर यू खुद एक्शन कर रहा है, तो एक्शन करने वाले को हम क्या बताया कि जो डूअर करता है परफॉर्मर होता है, ये हमारा नॉमिनेटिव। अब ये सेंटेंस में आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं, बदले में आप हमें प्यार देते हो, ठीक है ना। तो हम इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि भाई एक महीना लगेगा तो पैसा दीजिए कब, जब हम आपको दुलार उलार करेंगे। नहीं, कभी कभी पार्टी वार्टी भी देते रहते ताकि ये चीज होता है। और आप हमें इसलिए लव करते हैं कि चलो भाई पैसा तो देते हैं, पढ़ते भी हैं और सब महीना में 2 बार पार्टी चला देते हैं। तो मतलब पढ़ाई भी और साथ ही साथ पार्टी। तो यानी इक्वेशन तो बैलेंस ही है, यानी प्यार फ्री में नहीं होता। इस बात से यहाँ पर लव इज कंडीशनल, ठीक है ना। लव इज ऑलवेज कंडीशनल। गलती से यदि कोई चॉकलेट आपको खिला दिए हैं तो प्लानिंग होगा कि भाई चॉकलेट खिलाने को क्या बदले में मिलना चाहिए। नहीं, मतलब फ्लाइंग किसी से काम नहीं चलेगा। समझ में नहीं आया, पता ना प्लान बात नहीं करना है, देखिए कुछ बात करना है। तो कहीं ना कहीं nothing is offered to you free or without any charge. People take charge either directly or indirectly. बात भी सही है। कभी कभी आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, लगता है यार फ्री में मिल गया, लेकिन पता चलता है कि उससे ज्यादा कहीं बात में निकल नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सीरियसली आप लीजिएगा। तो आई लव यू, अब यहाँ पर यानी कि आई एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो कौन सा केस होगा, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्म लव करने का एक फीलिंग है, तो इससे कौन डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है, यू। आप लोग देखो बहुत बढ़िया। तो ये प्रभावित हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रभावित होने को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तो नाम है सारे ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, एंड यू लव मी। अब यहाँ पर इस एक्शन का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन यू जो यहाँ पर है ये खुद एक्शन को परफॉर्म कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये परफॉर्म कर रहा है हमारा क्या बन गया नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव है केस है यानी एक्शन किस रूप में कर रहा है सब्जेक्ट, तो या सब्जेक्ट रूप में कर रहा है इसको नॉमिनेटिव केस को ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक है ना। The present, you present is present, ये एग्जाम्पल। अब यहां पर यूज जो है बताओगे हमें The present is present presently, ठीक है ना। हाँ बहुत सारा इन द प्रेजेंट टाइम इट्स ओके, मैं वही जान रहा था। सेंटेंस द प्रेजेंट यू प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। that is presentation as a presentation, yeah, that is another form, yeah, right? yes The present you present is present in the present time as a presentation presented by you, yes ऊपर है दिया already है yes as a presentation। I think गलत स्पेलिंग दिया ना, P R E S E N T A T A होगा yes दो बार मैंने स्पेलिंग दिया है। अब ये पीपी की रिपीटेशन थोड़ी सी डिवाइसेस जहां पर आप इशारा कर रहे हैं, इलिट्रेशन इलिट्रेशन खमटे ढोलता है जब नर पर्वत के जाते पांव घड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके नर के पग में, खमटे ढोलता है जब नर पर्वत के जाते पांव घड़, वो उसकी लाइन है। तो ये चीज है। अब हमें सवाल है इस यू को, तो यू हमारा अब क्या हो गया, अब समझो इधर नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दो ही तो ऑप्शन है, कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव केस कैसे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट रूप में किधर है सब्जेक्टिव। द प्रेजेंट ये सब्जेक्ट है, पहाड़ प्रेजेंट को आप समझो ये देखने में है दोस्तों सिंपल, तीन फॉर्म में इस्तेमाल होगा, एक एडजेक्टिव एक वर्ब एक नाउन। प्रेजेंट नाउन मींस होता है उपहार गिफ्ट, प्रेजेंट वर्ब का मतलब टू ऑफर टू गिव, प्रेजेंट एडजेक्टिव मींस अवेलेबल, ठीक है ना। कोई भी आप सर्च करते हैं तो कभी आउट ऑफ अवेलेबल दिखाता है, ठीक है ना, इट्स ओके। तो ये चीज हमारा हो गया। तो ये जो दोस्तों यू प्रेजेंट जो है ये दिस इज वर्ब है, दैट्स व्हाई वी कैन से हियर दिस इज नॉमिनेटिव केस नॉट एन ऑब्जेक्टिव केस। मूव ऑन। सिमिलरली in the old English most of the middle aged writers, middle aged writers कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमने आपको क्या बताया है इंग्लिश को तीन भाग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को हम लोग तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ओई, जिसका मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश, 440 AD से बिगिन होता है, 1050 AD तक चलता है, बीच में 100 ईयर का ब्रेक देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको डार्क एज या बैरन एज के नाम से हम लोग जानते हैं। और सेकेंड है हमारा एनी, जिसको कहते हैं मिडिल इंग्लिश। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मिडिल इंग्लिश। ये 1150 AD से चलता है, कहीं कहीं पर 1066 भी आपको देखेंगे, रीजन क्योंकि 1066 में क्या हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है दोस्तों, नॉर्मन की विजयी, क्योंकि 450 AD से लेकर के 1050 एक्चुअली या 1066 तक इंग्लैंड में तीन तरह के जर्मन ट्राइब्स थे, उनमें जूड्स, एंगल्स एंड सेक्सन्स लोग रहा करते थे, इनका तब दबा था। लेकिन इन नॉर्मन लोगों ने 1066 में अटैक करके उनकी छुट्टी कर दिया, हटाओ हम यहां पर राज करेंगे, ठीक है ना। तो वहीं पर थोड़ी सी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और तीसरा एमी ही होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश जो
1500 AD से अप टू नाउ। विस्तृत जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा लिटरेचर की वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वहां पर मैंने आपको डिटेल वे में पढ़ाया है। क्लियर है? तो इस एज के जो राइटर थे मिडिल एज वाले, पहले यू के लिए दाव वर्ड इस्तेमाल करते थे। दाव मींस नॉमिनेटिव केस में, याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते थे फ्रेंड्स डाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए डाई, ऑब्जेक्टिव केस के लिए दी। याद रखेंगे दी और दाव दोनों में। दी नॉमिनेटिव केस के लिए नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए होगा। दाव किसके लिए होगा? यू के लिए, लेकिन कौन सा केस के लिए? नॉमिनेटिव केस के लिए। फिर थर्ड पर्सन का ही, इसका कॉलम चलता है हिज, ये भी चलता है फ्रेंड्स हिज, ये चलता है हमारा हर। फिर हमें पढ़ना है सी, ये देखने को मिलेगा हर्ष, यहां पर देखने को मिलेगा हर, ठीक है ना। All the elements present in nominative case come from personal pronouns. Yeah. It, इसका कोई फॉर्म देखने को नहीं, कोई ऐसे कंडीशंस नहीं है सेंटेंस दोस्तों जहां पर इट का हम पॉजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, और हम दे देखेंगे फ्रेंड्स पॉजेसिव एज प्रोनाउन हमारा दियर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स दियर, और ऑब्जेक्टिव केस में देखने को मिलेगा वे। ये चीज हमें आपके इंटरेस्टिंग है और आपको समझना भी है। ये चीज हम लोगों को बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये कॉलम है, इन सब के बाद दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नाउन। ये सब का इस्तेमाल किस रूप में करेंगे फ्रेंड्स? एज एन ऑब्जेक्ट। ये सब का इस्तेमाल हम किसके रूप में करेंगे फ्रेंड्स? एज ए सब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल हम किसके रूप में करेंगे दोस्तों? पोजीशन दिखाने के लिए। इसके लिए पोजीशन। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों। हम बातें करेंगे सबके डिटेल में, ये क्या होता है, कैसे होता है, इंटरेस्टिंग मैनर में। तो दोस्तों सेशन को यहीं पर हम ड्रॉप करेंगे और मिलते हैं फिर नए सेशन में इसकी विस्तृत जानकारी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा। नए सेशन का आप हम लोगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।